बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, खित्ते की सूरत हाल तब्दील हो रही है। 20 साल बाद बिलाखिर अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। सदारती महल में दाखिल हुए और सरकारी टीवी चैनल्स का कंट्रोल संभाल लिया। वहां से पैगाम दिया गया कि आम माफ़ी का ऐलान किया जाता है, कोई घरों में ना घुसे, हम गैर मुल्की सिफारतकारों के भी तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करवाते हैं, अक़लियतें जो हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाएगा। दिन भर गैर मुल्की मीडिया के ऊपर शह सुर्खियों में अफगानिस्तान की सूरत हाल रही। यूएस मिलिट्री का जो तैयारा था वो अफगानिस्तान से जब निकलने लगा काबुल एयरपोर्ट से, तो वहां पर देखने वाली सूरत हाल थी। लोग इंजन्स पर चढ़ गए, टायर्स में छुप गए, फिर 3 अफराद खला में से गिरे और जाँ बहक हो गए। ऐसी पैनिक की सूरत हाल थी कि जो दुनिया भर में शह सुर्खियों की तवज्जो का मरकज बनी रही। लेकिन सूरत हाल में एक खबर यह भी है कि अफगान सदर अशरफ गनी किधर चले गए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो ताजिकिस्तान चले गए, लेकिन ताजिकिस्तानी वजारत खारजा ने इस बात की तस्दीक नहीं की। उनका यह कहना है कि उनका कोई तैयारा ताजिकिस्तान में नहीं आया। फिर खबरें कुछ ऐसी आई कि वो उज्बेकिस्तान चले गए। खबरें कुछ गैर मुल्की मीडिया पर यह भी है कि वो ओमान चले गए हैं और असाइलम के लिए अमेरिका में अप्लाई करने की कोशिशें कर रहे हैं। वो अपने साथ साथ रूसी मीडिया के मुताबिक 4 गाड़ियां ऐसी हैं जो पैसों से भर के लेके गए और हेलीकॉप्टर भी पैसों से भर के लेके गए, लेकिन कुछ रकम बाकी बच गई जो बादल नखास्ता उन्हें छोड़ना पड़ी। तो अफगान सदर इस वक्त कहां पर हैं और खित्ते की मजमूई सूरत हाल आने वाले दिनों में किस हद तक तब्दील होगी? क्या पुरअमन हो सकती है या खाना जंगी की तरफ बढ़ सकती है? राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, पहला ये अफगान सदर अशरफ गनी, साबिक अफगान सदर, वो इस वक्त कहां है? तस्दीक कहीं से भी नहीं हो रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, एक धमाकेदार खबर आपको देता हूँ। सुबह से क्या कल से चल रहा है कि अशरफ गनी साहब फ़लाँ मुल्क चले गए, फ़लाँ मुल्क चले गए, फ़लाँ मुल्क चले गए। मेरे पास इतला ये है कि अशरफ गनी जैसे ही अफ़गानिस्तान से गायब होते हैं और जैसे ही वो सदारती महल से निकलते हैं, उसके बाद एक जगह वो आधा घंटा रुकते हैं, तो उनके साथ बाकायदा रा के 3 अहम तरीन अफराद होते हैं और वो यहाँ से सीधा भारत जाते हैं और 4 घंटे भारत के एक फ़ज़ाई अड्डे के पास एक अहम तरीन इमारत में गुजारते हैं। ये कन्फर्म हुआ है कि 4 घंटे अशरफ गनी ने भारत में गुजारे। उनके साथ कम से कम 11 लोग थे। 3 लोग रा के अहम तरीन अफराद थे, बाकी लोग जो थे वो अफ़गानिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले थे। अब वो NDS के हो सकते हैं, अब वो किसी और इनके अपने ख़ास आदमी हो सकते हैं। ये बात तो बड़ी कन्फर्म है कि अशरफ गनी जो है यहाँ से सीधा अफ़गानिस्तान से भारत गए। अब भारत जाने के बाद वो किस मुल्क में जाते हैं, बज़रिया किस मुल्क जाएंगे, और वो गए भी अफ़गानिस्तान की अपनी एयरलाइन जो है उस पर गए हैं। छोटा त्यारा था जिसमें वो गए हैं। जाने के बाद ये आपको बता रहा हूँ कि ये बाकायदा बड़ी अहम इतला है कि वो भारत गए हैं, ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान नहीं गए। अगर वहाँ गए होते तो ज़हन में रखें, किसी मुल्क की फ़ज़ाई हदूद और दीगर मामलात के हवाले से कोई जितना मर्जी छुपाना चाहे वो छुप नहीं सकता। चूँकि अशरफ तैयारा भी तो मार गिरा है ना ताजिकिस्तान। देखिए, अशरफ गनी जो है ये बेहतरीन दोस्त हैं भारत के। इन्वेस्टमेंट थी भारत की। भारत के अंदर तो एक तूफ़ान मचा हुआ है। भारत के अंदर आपको पता है कि 15 अगस्त को उनका योम आज़ादी नहीं, योम सोग था, योम मातम था, और वहाँ पर जो कुछ हो रहा था। और मैं आपको ये भी बता दूँ, एक नया सर्वे ये है कि मोदी साहब की पॉपुलैरिटी जो है वो इस साल के आगाज़ पे 66% थी, जबकि मौजूदा सूरत हाल में 23% हो चुकी है। 23% से अब नीचे जाएगी। और मैं आपको बताऊँ कि भारत की हुकूमत इस वाक़े के बाद जाती हुई नज़र आ रही है। वहाँ के हालात बड़े चेंज हैं, इस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। या सर, जब ये अशरफ गनी जाते हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि वो पैसे भी लेकर जाते हैं और दीगर मामलात भी अपने दुरुस्त करके जाते हैं, और बाकायदा उनकी फैमिली के लोग एक दिन पहले निकल जाते हैं। या सर, उनके करीब तरीन जो फैमिली के लोग हैं ये एक दिन पहले निकल जाते हैं। और अशरफ गनी का एक स्टाफ का अहम तरीन शख्स जो अफ़गानिस्तान में है, वो तो ये यहाँ तक कहता है कि जनाब मैं सबसे करीब तरीन शख्स था, मुझे भी नहीं बताया गया वो किस तरह निकल गए। ये इसी तरह निकल गए जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ वगैरह की फैमिली निकल गई थी ना सऊदी अरब। तो चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ लाई साहब और बाकी बेचारे इंतज़ार ही करते रहे शायद हमें बता के जाएंगे। तो ये भी इसी तरह हुआ है कि मैं चला, उसके बाद मुझे क्यों निकाला, ये हुआ है। या सर, अब अफ़गानिस्तान की सूरत बड़ी तब्दील हो रही है। अशरफ गनी या दूसरे लोगों को शायद ये इल्म था कि किसी तरीके से
वहाँ पे ये जब मामला होंगे तो इंटरनेशनल तौर पे बहुत सी कुफ्तियाँ आ जाएंगी, इनको बचा लेंगी। लेकिन राना साहब ये भी तो देखें ना कि तज्जिए जो थे, दावे जो थे, वो तो सब गलत हो गए। 30 दिन नहीं, 90 दिन नहीं, 3 दिनों के अंदर उन्होंने काबुल पर देखें। यासर पहली बात तो ये है कि इसे कब्जा ना कहें और कोई शख्स भी अब इसकी मुखालफत ना करे। देखें, तालिबान आए, किसी ने रुकावट डाली, किसी ने रोका उन्हें, कोई मुज़ाहमत हुई नहीं हुई। क्या वहां पर एक दुकान लूटी गई? क्या किसी को कत्ल किया गया? क्या किसी के घरों के अंदर दाखिल हुए? नहीं हुए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब एक मुल्क की फौज खुद मुज़ाहमत नहीं कर रही, वो कह रही है जनाब आप आ जाए, तो इसका मतलब है ये कब्जा नहीं है, वो खुद पेशकश कर रहे हैं, वो आगे। और यार सर एक ज़हन में रखिएगा बात, आने वाले दिनों में चीन बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है अब अफगान तालिबान के साथ। ये मैं आपको बिल्कुल बता दूं, इशारा दे रही है चाइना ने भी, और ये हुकूमत को एक तो ये अफगान तालिबान की हुकूमत को मुस्तहकम करेगा, दूसरा इनका इंटरेस्ट ये है कि 1 बेल्ट 1 रोड मनसूबा, 1 बेल्ट 1 रोड मनसूबा जो है ये पाकिस्तान से तो अफगानिस्तान, वहाँ से सेंट्रल एशिया और रशिया तक जाएगा। दूसरा मैं आपको एक और बड़ी खबर दे दूँ, उसके बाद चूँकि हमारे साथ बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं अफगानिस्तान से, वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। एक खबर दे दूँ आपको बड़ी, कि एक प्लानिंग हो रही है, और वो प्लानिंग ये है कि भारत जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दाइश को भारी फंडिंग कर चुका है, और उनको कहा गया है कि किसी तरीके से काबल के अंदर खाना जंगी शुरू करो। अफ़गान तालिबान को इस बात का इल्म हो चुका है। हमारी इतला ये है कि वो बाकायदा पहले काबल का कंट्रोल मुकम्मल करने के बाद, अमन बहाल करने के बाद, अव्वल तरजीह उनकी दाइश और तालिबान जो हैं पाकिस्तानी तालिबान, उनका खात्मा होगा। इसी बारे में मौजूदा सूरत हाल भी देख लेते हैं। मोहम्मद रुकई हमारे साथ मौजूद हैं, अफगान सहाफ़ी हैं। मोहम्मद रुकई साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए आप क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए, गैर मुल्की मीडिया के ऊपर जो चाउस कैफिश जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, आप समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल भी वैसी ही है या उसके बरक्स है? मोहम्मद रुकई साहब, आवाज आ रही है आपको? आता है। आप इस वक्त मौजूदा सूरत हाल अफगानिस्तान की कैसी देख रहे हैं? यानी गैर मुल्की मीडिया की अगर बात करें तो वहां पर यह चल रहा है कि खाना जंगी की सूरत हाल है, अवाम परेशान है, तालिबान के आ जाने से मामलात खराब हो सकते हैं। आप मौजूदा सूरत हाल को किस नजर से देखते हैं? अभी तो भाई यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सब अपने घर में है, कुछ दुकानों खुला है और तो कुछ बंद है, और लोग अपने काम करता है बहुत कम। अभी तक मालूम नहीं कि लोग क्या चाहता है, क्योंकि जो ये लोग काबुल में आए बिदुन कुछ झगड़े के अंदर काबुल में आया। अभी तक मालूम नहीं कि कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। अच्छा, आप काबुल में हैं, आप इस वक्त काबुल में हैं, और काबुल के क्या हालात हैं? अभी तो काबुल तो खैरत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एयरपोर्ट में लोग जाता है कि ये जाएगा बाहर, क्योंकि यहाँ लोग बोलता है कि कनाडा लोग को एक्सेप्ट करता है, इसीलिए तनहा एयरपोर्ट में लोग जाता है। दूसरा सब आराम और खैरत है। तो रुकई साहब, ये कहिएगा कि अफगानिस्तान के अंदर जो अवाम है उनकी ज्यादातर तादाद अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने की हामी है? एक बात और बोलो सर, नहीं आती। ये बताइएगा कि इस वक्त जो तालिबान की हुकूमत है, क्या अवाम उसको मान लेंगे? अभी तो कुछ लोग बोलता है कि एक बार जो तालिबान एक दौरा तो आया था ना, उसमें राजी नहीं था लोग समझते हैं कि जब ये लोग आया है शायद फिर ऐसा ही काम करेंगे जो औरतों को मारते था और स्कूल बंद करते था। अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन वो तालिबान अपने बयानों में बोला है कि हम किसी को आज़ाद नहीं देंगे, बच्चों और लड़कियों कर सकता है कि स्कूल जाएगा सिर्फ इजाब से।
अच्छा ये बताएं कि आपको मुमकिन तौर पर अफ़गानिस्तान का सदर कौन नज़र आ रहा है, और अशरफ गनी के हवाले से जो कहा जा रहा था कि वो मुज़ाहमत करेंगे, उनके अचानक चले जाने से, भाग जाने से क्या सूरत हाल है, अवाम में उनके रद्दअमल क्या है? लोग तो उसको बोलता है कि वो एक अच्छा आदमी नहीं था, वतन फरोश था, क्यों ये ऐसा ही है, बीच हमें छोड़ दिया और गया, बस यही लोग का चीज बोलता है। देखा तो रुकई साहब, ये भी कहा जा रहा है कि मौजूदा जो तालिबान हैं ये माजी के तालिबान से मुख्तलिफ हैं, इनके कवानीन भी मुख्तलिफ हैं, ये नर्म दिल हैं, ये रियासत के उमूर को बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं। अवाम में राय क्या है? ये तो अभी मुश्किल है कि किसी को अभी कज़ावत करें कि लोग कैसा है। तो अभी तक सब यही लोग जाता है कि हम काबुल से एयरपोर्ट में जाएंगे, अक्सर लोग के बाहर जाए, लेकिन अभी नहीं कह सकता है कि क्या हालत होगा। 2 दिन 4 दिन बाद हम अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है कि हालात क्या होंगे, इनका रवैया कैसा होगा। लेकिन अशरफ गनी के से लोगों की राय यह है कि कमजोर शख्स था और वतन फरोश था। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रुकई साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, अल्फाज उन्हें कुछ आसान समझ आते थे, वो उर्दू बोलने में कुछ दुश्वारी का भी उन्हें सामना था, जिसकी वजह से राब्ता जो मुनक़ता हो चुका है। अभी जो मौजूदा सूरत हाल पे है उस पर हम बहस कर रहे हैं। राना साहब, मौजूदा अफगान तालिबान और माजी के अफगान तालिबान के हवाले से बड़ी बहस चल रही है कि इन्होंने दुनिया देख ली है, 20 साल का अरसा गुजार चुके हैं, कुछ बेहतरी की समझ भी आ चुकी है और रियासती उमूर चलाने का ढंग भी आ चुका है। इस पर क्या राय रखें? देखें यासर, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। आप ये देखें कि अब अफगान तालिबान क्या उन्होंने किसी जगह पे भी, जितने उन्होंने सूबे फतह किए, दारुल हुकूमतों में गए, अब काबल के अंदर आ गए, क्या इन किसी एक जगह पे उन्होंने कोई खून खरेजी की? क्या कोई बहुत बड़ा वाक़या हुआ? क्या किसी औरत का सर काटा गया? क्या किसी के हाथ काटे गए? क्या किसी दुकान को लूटा गया? क्या किसी बच्चे को मारा गया? कुछ भी नहीं, क्योंकि माजी में और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दूसरी बात यह है कि देखिए, उन्होंने सदारती महल में जब गए हैं तो उन्होंने सबसे पहले कुरान पाक की तलावत की है, और तलावत करने के बाद देखिए उन्होंने जब वहाँ के सरकारी टीवी क्या अनाउंसमेंट किया, किसी को तंग नहीं किया जाएगा। अब खुद अफगान सहाफ़ी हमारा भाई क्या कह रहे हैं, उन्होंने अभी तक किसी को कुछ नहीं कहा। जब अभी तक किसी को नहीं कुछ कहा, किसी दुकान को नहीं लूटा गया, तो इसका मतलब है कि अब वो अब मामलात को समझ चुके हैं, उन्हें पता है हमने किस तरह चलना है। और मैं आपको देखें, वहाँ पे फ्रांस का सफारतखाना काम कर रहा है, उन्होंने खुले दिल से कहा कि हमारे लोग काम कार्य करते रहेंगे। चाइना बड़ा समझदार मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी एक ताकत है। चाइना वहाँ पे खड़ा हो गया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम इनके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। रशिया इनके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। आप ईरान जो है वो इसके साथ तैयार है, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान सब तैयार बैठे हैं। मुझे बताएं, अब हालात चेंज हो गए हैं। एक तो यासर ज़हन में रखिएगा, इस सारे वाक़े के बाद सबसे बड़ा धचका जो लगा है वो भारत को लगा है, इसराइल को लगा है और ख़ुद अमेरिका को लगा है। अब CIA, राब, मोसाद, NDS मिल के जो मर्जी कर लें। आप जो कहते थे कि 70,000 तालिबान हैं, हम इनका मुकाबला कर लेंगे, ये 70,000 नहीं है, ये मुझे लग रहा है ये 70 लाख से भी ज़्यादा है, और इनका ईमान बड़ा मजबूत है। और देखें, जब अगर अफगानिस्तान की फोर्सेस ही मुज़ाहमत नहीं कर रही है सर, अगर वहाँ की फोर्सेस जो हैं खुद इनको क्या वेलकम कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद क्या कोई चीज़ रह जाती है? क्या कोई मामला रह जाता है? क्या अफगानिस्तान के अंदर कोई मुज़ाहमत हुई? क्या काबल के अंदर इन्होंने किसी को तंग किया? अभी तक तो नहीं किया, और आने वाले दिनों में भी नहीं करेंगे, इसलिए कि ये एक मसाली हुकूमत बनाएंगे। फिर मैं कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान से इंटरेस्ट क्या था? इंटरेस्ट था भारत को, इसराइल को, वहाँ पे इंटरेस्ट था अमेरिका को। इंटरेस्ट क्या था? इंटरेस्ट ये था कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जाए, CPEC को नुकसान पहुँचाया जाए, चाइना को नुकसान पहुँचाया जाए। अब जब वहाँ से चाइना की इन्वेस्टमेंट होगी और अफ़गानिस्तान का अंदर से माली तौर पर मुस्तहकम होंगे, तो फिर आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है। जिस मुल्क का साबिक सदर डॉलरों की बोरियां और बैग भर के लेके जाए, गाड़ियों में डॉलर लेके जाए, तो उसको मुल्क से कितनी मोहब्बत होगी। वो तो डॉलर्स के लिए बैठे थे। अब वो भारत चला गया, भारत से अमेरिका चला जाएगा या ओमान या जिस जगह मर्जी चला जाए। मैं नहीं समझता कि अमेरिका या भारत के अलावा उन्हें कोई और मुल्क जो है वो सूट करता है। मैं नहीं समझता। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे लेनी हमें शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। इसी बारे में हम ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भट्टी साहब, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल अफगानिस्तान की दिखाई दे रही है, आपको अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या लगता है? क्या आप समझते हैं कि तालिबान बेहतरीन तरीके से मईशत भी चला सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर कर सकते हैं और हमसाया ममालिक से ताल्लुकात भी बेहतरीन तरीके से उस्तवार कर सकते हैं? जी, जिस तरह 20 साल अमेरिका ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और अल्लाह नबी मोहम्मद के नाम से लेकर तालिबान ने जिस तरह उनका मुकाबला किया, आज अफगानिस्तान की सरजमीन पर एक ऐसी बिल्डिंग नहीं जहां तालिबान का परचम नहीं लहरा रहा, जहां अमेरिका पूरी दुनिया की ताकत लगा कर नहीं कर सका। जिस तरह भट्टी साहब भी बात कर रहे हैं कि 20 साल बेहतरीन टेक्नोलॉजी का मुकाबला तालिबान कर सकते हैं, तो वो बेहतर तरीके से रन भी कर सकते हैं हुकूमत को। लेकिन आप ये समझते हैं कि भारत जो इस खित्ते के अंदर बदअमनी फैलाता रहा, उसको तालिबान की तरफ से खतरा क्या हो सकता है और वो आने वाले दिनों में क्या चाउस पैदा करेगा या पुरअमन सूरत हाल रहेगी? नहीं, भारत पुरअमन नहीं रहेगा। भारत क्यों पुरअमन रहेगा? पहली तो बात यह है, भारत पुरअमन रह ही नहीं सकता। भारत का जो मिशन है वो कुछ और है, भारत पुरअमन नहीं रहेगा। और जिस तरह भट्टी साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक है कि अमेरिका बेहतरीन टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी पाकिस्तान इनका तालिबान का मुकाबला नहीं कर सका। देखिए, ना बड़े जहाज ना कोई और चीज़, बल्कि भट्टी साहब से इससे पूछते हैं। जी भट्टी साहब, आप क्या कह रहे थे? राणा साहब, दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट जहाज, मिसाइल, इंटेलिजेंस के जराए, 30 साल लग के अमेरिका को मुंह के खाना पड़ी नबी के गुलामों के आगे। क्योंकि तालिबान का क्या था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। 20 साल वो अफगानिस्तान पे कब्जा नहीं कर सका। तो आज अफगानिस्तान का ऐसी कोई सरकारी इमारत घर नहीं है जहां तालिबान का परचम नहीं लहरा रहा। मुझे यकीन है कि दोहा में उनके होने वाले मुज़ाकरात के मुताबिक वो बैनुल अक़वामी सतह पर, दुनियावी सतह पर तालिबान को बेहतर तरीके से चलाएंगे, इस्लामी निज़ाम का नफाज करेंगे और अवाम को उनके हकूक देंगे। यकीनी बात है, भारत की जो नाकामी हुई है, पसपाई हुई है, रुसवाई हुई है, उसके लिए वो साजिशें करेगा। लेकिन तालिबान के साथ अगर अल्लाह की मदद रही, अगर सुपर पावर जिसे पूरी दुनिया कहती है, वो 20 साल में चंद मिनटों में तिनकों की तरह बह गई, तो राणा साहब, जहां अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम से कर्म हो, तो वहां अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है और तालिबान एक बेहतरीन मुल्क बन के सामने आएगा। भट्टी साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। अब भट्टी साहब, अशरफ गनी भाग गया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई ज़राए कह रहा है कि वो भारत में है। अब पाकिस्तान के अंदर जो अशरफ गनी से मोहब्बत करने वाले थे, बहुत से सियासी लीडर जो उनसे मोहब्बत करते थे, अफगानिस्तान के नाम पर सियासत करते थे, और इससे पहले अशरफ गनी के करीबी तरीन साथी जो एक और भाग गए हैं, जो मियां नवाज शरीफ से मिल के आए थे। अब पाकिस्तान के इन सियासतदानों का मुस्तकबिल क्या होगा? अब ये क्या चूरन बेचेंगे? देखिए राणा साहब, मेरे निज़ाम कुदरत देखे मेरे अल्लाह का। चंद दिन पहले हमदुल्ला से मिलते थे, जो भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ शहर उगलता था, मोहसन दावर, अली नजीर, अली वजीर। अब हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए, और जो उनके पेरोल पे है और पाकिस्तान का अमन अंदर रह के खराब करना चाह रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई करनी चाहिए। खदशा है कि हमारी फौज ने 80,000 शहादतें देके अमन कायम किया है, वरना ये नासूर फिर कोई गड़बड़ करेंगे। मेरा ख्याल है जो भी पाकिस्तान के अमन तबाह करने के लिए भारत के या अफगानिस्तान के अशरफ गनी के प्यादे बने हुए हैं, उनके खिलाफ करार वाक़या सजा होनी चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आप क्या समझते हैं कि क्या मियां नवाज शरीफ के जो मिल के आई थी शख्सियत, जो अशरफ गनी की है का ही पैगाम लेके गए थे, अब उनके वहाँ से भाग जाने के बाद मियां नवाज शरीफ की पार्टी या मियां नवाज शरीफ के करीबी लोग, उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखिए, उनका रद्द-ए-अमल होगा जिस हमदुल्ला को भारत का जो पैगाम लेके नवाज शरीफ से मिले थे, वो अशरफ गनी को तो अफगानिस्तान की जमीन भी कबूल नहीं कर रही, अमेरिका भी कबूल नहीं कर रहा, पाकिस्तान गया वो भी नहीं मान रहा। वो तो अमेरिका के लपेटे हुए खरबों डॉलर जो कई बैग छोड़ के चले गया, तो ये भी आपका मुल्क छोड़ के चले गए। अब आपकी हुकूमत को चाहिए कि इनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करे, और जो उनके हम ख्याल है, उनके बयानिए को, नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ कायम करे। राणा साहब, इधर हमारे
और आपके वालदैन की कब्रें हैं, हमने भी इधर मरना है, इन लोगों ने इधर नहीं मरना है। इनकी शादी के बाहर, इनके इलाज बाहर, इनके बच्चे बाहर, इनके कारोबार बाहर, इनका पाकिस्तान से क्या रिश्ता? भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर तालिबान की जगह अफगान हुकूमत जो चल रही थी वही चलाती हुकूमत, तो खित्ते की सूरत हाल कैसी होती और पाकिस्तान पे इम्पैक्ट कैसा पड़ता? और अब जब तालिबान की हुकूमत बन चुकी है तो अब इम्पैक्ट कैसा देख रहे हैं? देखिए, तालिबान की हुकूमत, तालिबान का भी इम्तिहान है। अब उन्होंने अपने आप को पुरअमन साबित करना है। उन पर बहुत ज्यादा आजमाइश आई है। तालिबान के मुल्ला साहब की मैं वो बात सुन रहा था, मसूद साहब की, वो कहते हैं हमारा इम्तिहान असल शुरू हुआ है कि लोगों की जानो माल की हिफाजत करना, खवातीन बच्चों को उनके हकूक देना, और चीन के साथ और पाकिस्तान मिलकर तालिबान को, अफगानिस्तान को तरक्की के सिरे में चलाना। 12 साल 20 साल तो अमेरिका ने वहाँ बारूद, हवा में भी बारूद छोड़ दिया, फिजा में भी बारूद छोड़ दिया, जमीन में भी बारूद छोड़ दिया, लेकिन वो नाकाम हुआ। लेकिन मेरा ख्याल अब तालिबान का भी इम्तिहान है कि वो बेहतर गवर्नेंस लाए, शहरियों से मिलकर हुकूमत बनाए और लोगों को, आम शहरी को उनके हकूक दे, जिन्होंने 2-3 नस्लें सिर्फ जंग में गुजार दी। अब उन्हें खुशहाली चाहिए और पाकिस्तान के साथ मिलके तालिबान को पाकिस्तान बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकता है। माजी में अब चीन ने भी ऐलान किया है कि वो जो तमीरी से काम करेगा पाकिस्तान के लिए करेगा। तो अगर तालिबान ने बेहतर स्ट्रेटेजी बनाई तो लड़ाई झगड़ों से जैसे आम माफी की उस पर अमल किया तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में अफगानिस्तान भी एक ताकत होगा जिसे रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान मान जाएगा, जैसे ही इसकी हुकूमत हुई। भट्टी साहब, पाकिस्तानी सियासत पे बात कर लेते हैं। बड़ा आजकल शोर मचा हुआ है। आज बिलावल ने कहा कि हम अदम एतमाद के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, और आज उन्होंने कहा हमारे हुकूमत के इत्तेहादियों से राब्ते हैं, और दूसरा उनका कहना ये बड़ी बार बार कहा जा रहा है कि कबल अस वक्त इंतखाबात हो सकते हैं। आपकी बड़ी गहरी नज़र है, आप हमेशा खबर ब्रेक करते हैं, इन दोनों चीज़ों में कोई हकीकत है? राना साहब बिलावल जब छोटे थे तो उनकी ख्वाहिश थी मैं बड़ा होंगे, फिर अब उनकी ख्वाहिश हुई पापा मैं वज़ीर आज़म बनूं। वो ख्वाहिश उनकी पूरी होती हुई नजर नहीं आती। जो बाइडन के जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे, इनके साथ ताल्लुकात थे, कबल वक्त के इलेक्शन के दूर तक कोई एसार नहीं है। इलेक्शन होंगे भी तो वज़ीर आज़म इमरान खान 23 के मार्च या अप्रैल में कराएंगे, 10 महीने पहले हो सकते हैं। रह गई अदम एतमाद पर, तो इन पर एतमाद का तो अपोजिशन जमातों को तो एक दूसरे पे एतमाद नहीं है। पीपल्स पार्टी को तो खुद पीडीएम ने निकाल दी है। मुझे बताएं ये अदम एतमाद क्या लाएंगे? इन पर एतमाद है किसी को? तो इन पे तो नून लीग को इन्होंने, पीडीएम ने, मौलाना साहब ने पीपल्स पार्टी को निकाल दी है। 7 पंजाब में इनके लोग हैं। कि मुझे बताएं 7 लोगों से अदम एतमाद का कौन सा जादू है कि कितने लोग चाहिए ले आए? भट्टी साहब, उनका ये जो दावा है कि हुकूमती इत्तेहादी हमारे साथ हैं, हुकूमत के अपने लोग हमारे साथ हैं, तो ये क्या ब्लफ गेम है? इनके अपने लोग भी कहते हैं हम पीटीआई के साथ हैं। देखिए, बज़ाहिर पीपल्स पार्टी मेरी नजर में सिंध तक महदूद होकर रह गई है। अपने वर्करों का खून गर्म रखने के लिए, उन्हें ताज़ादम रखने के लिए बयानात देते हैं, क्योंकि पिछले दिनों में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था वो सिंध में जाके पीटीआई को मजबूत करेंगे। उसे काउंटर करने के लिए इन्होंने दोबारा एक सोए मुर्दे को खड़ा किया है कि हम अदम एतमाद लाएंगे। भाई, अदम एतमाद अगर ला सकते तो ये पहले दिन ले आते। 3 साल कैसे गुजारे इन्होंने? तो दूसरी रह गई नून लीग की बात, तो उनके तो खानदान में एतमाद नहीं रहा। चाचा भतीजी पे एतमाद नहीं कर रहा, भतीजी चाचे पे एतमाद नहीं कर रही, वो एक दूसरे के बयानिए से लड़ रहे हैं। तो मुझे बताया ना अदम एतमाद कैसे लाएंगे, कैसे नंबर गेम? मुझे थोड़ी कैलकुलेशन करके बताएं। जहांगीर तरीन साहब ने इनको रिफ्यूज कर दिया, इनके पास नंबर क्या है? भट्टी साहब, आपने कहा चाचा भतीजी, मरियम बीमार हैं, सेहतयाब होती हैं, तो क्या सेहतयाब होने के बाद दोबारा वो अपने चचा को नीचा करने के लिए या अपने चचा की बयानिए को तोड़ खत्म करने के लिए दोबारा एक्टिव होती नजर आती हैं? राना साहब, परसों रात मरियम ने अपने हम ख्याल लोगों को बुलाया और उनसे मुलाकात की, और अब उनका कोरोना भी ठीक हो चुका हुआ। वो उन्होंने कहा कि आपको क्या हुआ? आपने शाहिद हकान अब्बासी ने जब मेरे हक में बयान दिया कि नवाज शरीफ से वजाहत मांगेंगे कि 2018 में हमने नहीं, तो राना तदबीर ने बहुत ज्यादा डांटा। तो मरियम ने अब्बू जी को शिकायत लाई, वो तनवीर अंकल ने मेरे बयानिए का तबाह कर दिया है, उन्हें डांटे।
तो मैं बताऊं बहुत ज्यादा अक्सरियत मुस्लिम लीग नून की राना साहब जो 2-3 आपके भी बड़े करीबी दोस्त है, वो मरियम के बयान मुहावत कर चुके हैं, नवाज शरीफ को पैगाम दे चुके हैं कि जनाब अगर हम कहते हैं तो सियासत छोड़ देते हैं। मरियम का बयानिया हम और पाकिस्तानी अवाम इकट्ठे नहीं चल सकते, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ यकीन से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर फूट पड़ चुकी है और मरियम नवाज साहिबा के बयानिए के साथ एक बड़ा धड़ा खड़ा दिखाई नहीं देता। बहुत शुक्रिया आरिफ हमीद भट्टी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन इस पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन अब मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। पीडीएम जो है वो जल्द से जुलूसों का ऐलान कर चुकी है, हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला किया है, लेकिन हुकूमत की जानिब से भी मैकेनिज्म बेहतरीन तरतीब दे दिया गया है कि पीडीएम का जो बयानिया है वो आवाम तक नहीं पहुंचेगा, बल्कि हुकूमत ने अब तक जो कारकर्दगी दिखाई वो अवाम तक पहुंचेगी। इसी जिमन में पंजाब हुकूमत ने बेहतरीन फैसला किया, फयाजुल हसन चौहान साहब को तर्जुमान पंजाब हुकूमत तैनात कर दिया गया और बाकी तमाम जो तर्जुमान थे उनसे इस्तीफे ले लिए गए। अब मैकेनिज्म है क्या, पीडीएम को किस तरीके से रोका जाएगा, पीडीएम के बयानिए का जवाब किस तरीके से दिया जाएगा, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया वजीर जेल खानाजात और तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान साहब ने। चौहान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौहान साहब, खित्ते की भी सूरत हाल बदल रही है, मुल्क की सूरत हाल भी कुछ तब्दील हो रही है, आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन के पास अब वो ऐसा कौन सा बयानिया है जो अवाम तक पहुंचाने के लिए बाकी बचा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने कहा कि पीडीएम को कंट्रोल करने के लिए, पीडीएम को कन्फ्रंट करने के लिए, पीडीएम के बयानिए का मुकाबला करने के लिए, पीडीएम है किधर है? पहले मुझे तो ये बताए ना। पीडीएम तो खत्म हो गई कि जब बिलावल जरदारी साहब ने जनाब उसको ठुड्डा मार के जनाब परे हो गए, पीछे रह गई जनाब नून लीग में से जनाब बेगम सफदर रहमान साहिबा जनाब आपकी क्वारंटाइन हो गई हैं। और बेगम सफदर रहमान साहिबा का 3 साल में स्टाइल ये है कि 6 महीने के लिए वो सर्टिफिकेशन कोर्स करने आती हैं और फिर 6 महीने के लिए जब नाकाम और नामुराद हो जाती हैं तो फिर वापस जनाब एक डिप्लोमा करने के लिए क्वारंटाइन हो जाती हैं और सुकून सी जनाब एक खामोशी की जिंदगी बसर करना शुरू कर देती हैं। वो इस वक्त जनाब नाकाम और नामुराद होके वो जनाब अपने घर बैठी हुई हैं। पीछे रह गए शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब, उनका ना दिल लग रहा है ना दाल लग रहा है पार्टी के अंदर। वो अपने बड़े भाई और अपनी भतीजी के बयानिए से जान छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन वो कंबल की तरह जनाब उनके साथ ऐसा अटैच हुआ है कि वो उससे जान नहीं छुड़ा पा रहे। तो ये तो आपस में लड़ने झगड़ने लगे हुए हैं। कौन सा पीडीएम जिसका बयानिए का मुकाबला करना है? कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म, फनिश, खल्लास, तम्त बिलखैर। अब अगले 2 साल है, इन 2 सालों के अंदर इंशाअल्लाह वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब बड़े अच्छे तरीके से पहले भी खिदमत कर रहे थे और अब दोबारा आपको 2 सालों में बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे और उसको हम बयान करते हुए आपके सामने आएंगे। ये सिंपल सी कहानी होनी है। मुहित्ते की सूरत बदल गई। अफगानिस्तान से जो एक बड़ी अहम शख्सियत अफगानिस्तान की मियां नवाज शरीफ को मिल के आई और मियां नवाज शरीफ को मिलने के बाद तनकीद का सामना भी करना पड़ा, कश्मीर के इलेक्शन से भी हाथ धोना पड़े, अवामी नफरत का भी इजहार सामने आया। तो अब जो लोग अफगानिस्तान से भाग गए हैं वो भी ये कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला। कहीं ये मुझे क्यों निकाला वाले सब इकट्ठे तो नहीं हो रहे? देखो, बात यह है कि अफगानिस्तान की तो जो इस वक्त हालात हैं उसके ऊपर पाकिस्तान की वजारत खारजा ने और पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने पूरी नज़र रखी हुई है। और हमारा तो पिछले कई दिनों से एक स्टैंस है कि हमारा तो वहाँ कोई फेवरेट नहीं है। हमारा फेवरेट है अफगानिस्तान का अमन, और अमन अफगानिस्तान हमारा फेवरेट है। अवाम जो अफगानी है उनकी सोच और उनके एतमाद वाली हुकूमत जो है वो हमारा फेवरेट है। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, पाकिस्तान का फेवरेट ये है कि अफगानिस्तान दुनिया के किसी मुल्क के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए उसकी सरजमीन इस्तेमाल ना हो। हमारा तो फेवरेट ये चीज़ है और इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी भी यही चाहती है, अक़वाम मुत्तहिदा भी यही चाहती है, अमेरिका भी यही चाहता है, यूरोपियन कम्युनिटीज़ भी यही चाहती है और हम भी यही चाहते हैं। अब ये आने वाले दिनों के अंदर चीज़ें क्लियर होंगी। इब्तदाई जो 2-4 दिन की हैं उसमें तो बड़ा पॉजिटिव एक जेस्चर मिला है कि वो पुरानी एक्सट्रीमिज्म कम अज़ कम इन तालिबान में नहीं है जो पहले इनकी एक्सट्रीमिज्म होती थी कि आपने औरतों के हवाले से पाबंदियां लगाना,
कत्ल गारत गरी और ज़बरदस्ती की चीज़ें करना, वो जो एक दो दिन से चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि शायद उन्होंने पिछले कुछ मामलात से सीखा है। और अब जो इन्होंने नया फरमान जारी किया है कि औरतों की और बच्चियों की तालीम के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी, तालीमी इदारे खुले रहेंगे, किसी के घर में ज़बरदस्ती खुल के कुछ सर्च ऑपरेशन नहीं होगा, तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जो मैं ये समझता हूँ कि उनका सॉफ्टवेयर चेंज हुआ है। और सॉफ्टवेयर चेंज जो है ना, वो अपनी मर्जी से हुआ है। सॉफ्टवेयर दो तरीके से चेंज होते हैं, एक ज़बरदस्ती डंडे के जोर पे, एक तजर्बात की रोशनी में इंसान का सॉफ्टवेयर चेंज होता है, किसी गिरोह का, किसी अदारे का, किसी मुल्क का, किसी माशरे का, किसी फर्द का। तो जो तजर्बे की बुनियाद पर सॉफ्टवेयर चेंज हो, वो बड़ा जबरदस्त चीज होती है। अच्छा चौहान साहब, हमारा तो फेवरेट बदलती सूरत हाल है, अफगानिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान के अंदर खित्ते की सूरत हाल को देखते हुए फैसला साजी हो रही है, तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने आज सीईसी का इजलास बुलाया था, तहरीक अदम एतमाद पे भी वो गौर कर रहे हैं। दूसरा, अफगानिस्तान के हवाले से, अपनी स्टेटमेंट पॉलिसी के हवाले से वो फैसला साजी कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ऑपोजिशन को इस सूरत हाल में किस किस्म का किरदार अदा करना चाहिए? और मैं अक्सर दो चार मुहावरे सुनाता हूँ जो है ना, वो बिल्कुल फिट इनके ऊपर आते हैं। जेब में नहीं है ढेला, देखने चले हैं मेला। पंजाब के अंदर ये बिलावल जरदारी, 10 इनके एमपी हैं, जिनमें से 3 जो है ना वो सियासी मुसलमान हो चुके हैं, उस्मान बुज़दार साहब के हाथ, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के साथ खड़े हैं। पीछे रह के साथ वो कहते हैं ना, 5 चूहे जो घर से निकले करने चले शिकार, 1 चूहे को आगी खांसी बाकी रह गए 4। तो ये वाली मिसाल है इस वक्त पीपल्स पार्टी की, पल्ले कुछ है नहीं है। अब बिलावल जरदारी 2016 में बेचारा लॉन्च हुआ है, 2016 के बाद इसको 75 दफा जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी लॉन्चिंग दे चुकी है। हर दफा एक नए जोशो खरोश से इसको लॉन्च किया जाता है, लेकिन इसकी मिसाल जो है ना उस शुरली वाली है जो हम जो है ना वो शादियों ब्याहों में चलाते हैं ना, कुछ शुरलियां होती है जो सीधी आसमान पे जाती है और फ्लूज करके धमाके करके फटती हैं। क्या है इसके पास? बड़के हैं, नारे हैं, धमकियां हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब पंजाब में इनके पल्ले क्या है? 7 बंदे, 7 में से एक बंदा बेचारा, उसकी गुड्डी चढ़ी हुई है मेरे दोस्त और मेरे भाई की, वो हसन मुर्तजा साहब की। वो जुबते सुनाते हैं, लतीफे सुनाते हैं, वो भी आज बेचारे आज वो भी कोरोना का शिकार हो गया फैज भाई। चौहान साहब आज के दिन में कोरोना हो गया। आज पूछो इन्हें करो, इन्हें को पूछो कितों लैके आने के तरीके का एतबार। फिर मुझे ये बताए, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब रोटी को चोची कहते हैं, उन्हें नहीं पता कि इन्होंने इनकी कमर के ऊपर जो है वो खंजर खोपा हुआ है इस आसिफ जरदारी साहब ने और इस बिलावल जरदारी ने। वो पागल है ना कि वो इनके 7 बंदों के और 6 बंदों के पीछे जो है ना वो इतना बड़ा कोई रिस्क लें कि जिसके नतीजे में उन्हें रुसवाई या घसाई जनाब का सामना करना पड़े। तो जनाब ये कुछ भी नहीं है, सब बड़के हैं। चौहान साहब, आप जब तर्जमान नहीं थे हुकूमत पंजाब के, उस वक्त भी आपने हुकूमत पंजाब हो, तहरीक इंसाफ हो, वफाक हो, इससे बढ़ कर दिफा किया। जिस मर्जी आप वजारत में गए आपने अपना किरदार अदा करते रहे। अब आपको तर्जमान बनाकर कौन सा ऐसा काम लेना जो आपने माजी में नहीं किया? देखो बात यह है, मैं तो 14 साल से इमरान खान साहब का और पीटीआई का तर्जमान हूँ और तकरीबन 10-12 साल हो गए मुझे एक एज अ मीडिया पर्सन कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया में और सोशल मीडिया में फ्रंट फुट पे आके हुकूमत का और पीटीआई का, क्योंकि मैं उनका एक बुरे वक्तों का साथी हूँ, पुराने वक्तों का साथी हूँ कि जब 2-2, 3-3, 4-4 सिर्फ लीडर होते थे, वही कारकुन होते थे। तो तर्जमानी अगर करने के हवाले से देखा जाए तो मुझे जिस जगह पे भी रखेंगे मैं तर्जमानी करूंगा। लेकिन अब की बार जो सिचुएशन है कि आखिरी 2 साल है, इन 2 सालों में हमने अपनी परफॉर्मेंस देनी है। मैं अब पिंडी से वापस आज ही आया हूँ और अभी आशूरा के दिन गुजर रहे हैं, 2-3 दिन और भी, लेकिन कल मैंने मीटिंग रखी है डीजीपीआर की भी और बाकी भी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी और बाकी भी सारे लोग। हम इंशाल्लाह 3 जनाब महाजों पे जंग लड़ेंगे, एक सोशल मीडिया, एक प्रिंट मीडिया, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मेरा जो दूसरा टेन्योर था ना 10 महीने का, उस महीने में मैंने बड़े आइडियल तरीके से ये 3 फ्रंट के ऊपर जनाब हमने जंग लड़ी थी। और इंशाल्लाह मैं दोबारा सोशल मीडिया के ऊपर जनाब वो 36 के 36 इजला की और 140 तहसीलों की जनाब मैं टीमें बनाने लगा हूँ। इसी तरीके से प्रिंट मीडिया के अंदर, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर हम वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की जो परफॉर्मेंस है, जो पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस है, कंपैरिजन के साथ रखेंगे। इन 3 सालों में हमने ज़राअत में क्या किया, सनत में क्या किया, तजारत में क्या किया, हमने जनाब कोरोना की जंग में क्या किया, हमने रेवेन्यू कलेक्शन में हमने क्या किया, हमने हर डिपार्टमेंट के अंदर क्या किया, और पिछले 10 साल इस हुकूमत ने जो पिछले नाम नेहाद कातिले आला थे उन्होंने क्या किया, और फिर इन 3 सालों में बाकी हुकूमतों ने जनाब सूबाई वो क्या किया, और किस तरीके से सरदार उस्मान बुज़दार साहब
बाकियों की निस्बत इन 3 सालों के अंदर नंबर 1 है। ये इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन हम मीडिया के सामने जो लेकर आएंगे। बताना एक तरफ, आप जब तर्जुमान बने तो उस वक्त बहुत खबरें गर्दिश कर रही थी कि आपको तरीन ग्रुप को काउंटर करने के लिए मैदान में उतारा गया है। उन खबरों की किस तरीके से तरदीद करेंगे? और नहीं जी, तरीन ग्रुप खत्म हो चुका है। तरीन ग्रुप का कोई जनाब वो एग्जिस्ट नहीं करता। वो सारे के सारे पीटीआई में है, सारे के सारे पीटीआई के वेल विशर हैं, सारे के सारे वो मिनिस्टर और एमएनए एमपीए। एक दो को जो है ना बहुत ज्यादा खंग खारिश थी, तो अल्लाह पाक का करम है जना वो भी ठीक हो जाएगा। अभी आज मेरी 3 बंदों से रब्ता हुआ है जना, और इंशाल्लाह अगले 2-3 दिनों में आप देखेंगे जनाब उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, और वो बिल्कुल वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के साथ शाना बिशाना खड़े होंगे। बाकी भी सारे बिल्कुल ठीक है, कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। एक आध बंदा था तो वफाक के अंदर, एक आध बंदा सूबे के अंदर, वो भी सारे ठीक हो गए हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप इशू कोई नहीं है हमारे लिए। कोई अपोजिशन इंटरनल या एक्सटर्नल, इंडिजीनियस या एक्सजीनियस, वो प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमने 3 साल की कारकर्दगी जो है वो आवाम के सामने, मीडिया के सामने रखनी है, एक पूरी स्ट्रेटजी बनाकर। ये चैलेंज है। बाकी जहांगीर तरीन साहब का या ये नून लीग, मीम लीग, शीन लीग, हे लीग, ठीक है जी, और जरदारी लीग, ये इश्यूज नहीं है। चौहान साहब कबल अस वक्त इंतखाबात के हवाले से बड़ी पेशन गोइयाँ, बड़े तजियाकार कर रहे हैं। दूसरा पीपल्स पार्टी का कहना है कि हुकूमत के करीब तरीन इत्तेहादी हमारे साथ राब्तों में है। इसमें क्या हकीकत है? सर क्या बातें करते हैं कि यार, इनकी अपनी सिंध के अंदर अंदरून सिंध के 4 अजला की ये पार्टी रह गई है, पीपल्स पार्टी। अपोजिशन के हालात आपके सामने हैं। वो जो मेरे पास तुम हो में वो जो दानिश के आखिरी 4-5 जना वो शॉट्स थे ना, सीन्स थे उसके ड्रामे के, वो वाली हालत है पीडीएम की भी और नून लीग की भी और जनाब बेगम सफदर रवान साहिबा की भी और शहबाज शरीफ साहब की भी। शहबाज शरीफ साहब इंटरनली कभी इस्तीफा देते हैं पार्टी से, कभी वापस ले लेते हैं। इन सारों का ना दिल लग रहा है ना दा लग रहा है, ना पार्टी के अंदर ना पार्टी के बाहर, ठीक है ना जी। तो ये क्या मतलब है, ये टफ टाइम देंगे 2 साल अगले, पूरे तिस्त व एहतशाम, इज्जत व एहतराम, पूरे छपछबा के साथ इंशाल्लाह जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब का और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब का और पीटीआई की हुकूमतों का, वो इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। और उम्मीद है कि अल्लाह पाक के फजल व करम से और नबी पाक के सदके इंशाल्लाह हम अगला 5 साल भी जो है वो इक़्तिदार में होंगे और 2/3 अक्सरियत से होंगे इंशाल्लाह। अगले 5 साल भी इक़्तिदार में होंगे और 2/3 अक्सरियत से होंगे और कारकर्दगी रिपोर्ट आवाम तक पहुंचाएंगे कि 3 साला दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या डिलीवर किया। बहुत शुक्रिया तर्जुमान पंजाब हुकूमत सूबाई वजीर जेल खान आजाद फयाजुल हसन चौहान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान अफगान मसले के सियासी हल के लिए पुरज़्म है, यह एलामिया जारी किया गया। पाकिस्तान ने मफाहमती इदराक के हवाले से वो कोशिश की, हत्तुल इम्कान वो कोशिश की कि खित्ते में किस हद तक अमन को बरकरार रखा जा सकता है और उसमें पाकिस्तान का मुस्बत रवैया क्या होना चाहिए। अब जब खित्ते की सूरत हाल तब्दील हो रही है तो हमारी अपोजिशन जमातों को भी किस तरीके से किरदार अदा करना चाहिए, उनका बयानिया भी क्या होना चाहिए, मुल्की बयानिया क्या होना चाहिए, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान एजाजुल हक साहब ने। एजाजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाजुल हक साहब, अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल, तालिबान के कंट्रोल के बाद आपने जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के तालिबान को कबूल करने के फैसले को खुशाइंद करार दिया। आपने यह भी कहा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को भी तालिबान को कबूल कर लेना चाहिए। अब क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का किरदार अफगानिस्तान के हवाले से क्या होगा और अफगानिस्तान की सियासत का असर पाकिस्तान पर कैसा पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है कि ये आज का सबसे अहम मौजू है क्योंकि सबकी नजरें अफगानिस्तान पर लगी हुई हैं। पाकिस्तान के लिए तो ये सबसे बेहतर है कि वहाँ पर एक पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हो, और जैसा आपने देखा कि बगैर किसी गोली चलाए उन्होंने काबुल को टेक ओवर कर लिया है। और पहली मरतबा मेरे ख्याल में तारीख में देखा होगा आपने कि आपस में जो आमने सामने लड़ रही हों फौजें, उन्होंने आम माफी का भी ऐलान कर दिया, जो कि एक बड़ी मसाली उन्होंने किरदार अदा किया है।
और इसके साथ साथ जेलें भी खोल दी हैं और ख्वातीन के लिए और माइनॉरिटीज के लिए खसूसी ऐलानात किए हैं। मैं समझता था कि सबसे पहले पाकिस्तान को चाहिए था कि वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करता, बल्कि सबकत जो है वो चाइना ले गया और अब आहिस्ता आहिस्ता बाकी ममालिक भी तस्लीम करना शुरू कर देंगे। एक तो ये, दूसरा ये कि पाकिस्तान को देखें, जितना फायदा है इससे पाकिस्तान को होगा, क्योंकि वहाँ पर जो अमन है वो पाकिस्तान का अमन है और वहाँ पे कोई इंतशार हो तो पाकिस्तान में इंतशार है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ किसी इंतशार के बगैर काबुल का जो है वो इक़्तिदार वापस मुंतकिल हो गया तालिबान को, और अब उनका इम्तिहान शुरू हो गया तालिबान का भी कि आइंदा वो किस तरह से चलते हैं। पाकिस्तान का ये फायदा कि पाकिस्तान का उनसे पहले ही बातचीत हो चुकी थी तालिबान के साथ, क्योंकि ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि इनकी हुकूमत वहाँ पर आएगी। तो 2-4 चीजें तय हो गई थी पाकिस्तान के और तालिबान के दरमियान। एक तो ये कि ये जो हमारी बाउंड्री है, जो वहाँ पर वॉल बनी है या बाढ़ लगी है, उसको मुतनाज़ नहीं बनाया जाएगा, उसे तस्लीम किया जाएगा, जिससे तालिबान एग्री कर चुके हैं। दूसरा उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ किसी दहशतगर्दी में या किसी पाकिस्तान के खिलाफ, जो जिस तरह माजी के अंदर हिंदुस्तान ने वहाँ पे काउंसिल खाने खोले हुए थे और सारी एजेंसियां जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रही थी, तो वो उन्होंने अब कह दिया है कि जी ये हमारी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और बड़ी गुडविल है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी बड़ा अहम किरदार किया है इस तमाम डायलॉग के दरमियान कि जितने दोहा के अंदर मुज़ाकरात हुए हैं उसमें पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया, और पाकिस्तान की वो एजेंसी जो कि दुनिया की मानी हुई एजेंसी है, उसका किरदार अपनी जगह एक बड़ा अहम रहा है कि तालिबान के साथ राब्ते, तालिबान को मुज़ाकरात के लिए तैयार करना, और फिर तालिबान ने जिस बुर्दबारी के साथ, जिस सफारतकारी के साथ, जिस स्टेट्समैनशिप से उन्होंने ये सारे मुज़ाकरात किए हैं। देखें, पहली बात तो ये कि अमेरिका ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात करके इस बात को तस्लीम कर लिया कि वो एक बड़ी कुव्वत है अफगानिस्तान के अंदर। दूसरी, जो हम बार बार हमारे वजीर खारजा की मैं बात सुन रहा हूँ कल से परसों से, वो लगे हैं कि जी एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो मैं ये बात भी बताना चाहता हूँ कि तालिबान ने पहले ही कह चुके हैं कि हम एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनाएंगे, वसीउल मियाद जिसको कहते हैं, और उन्होंने माइनॉरिटीज को खसूसी तौर पे ना सिर्फ तस्लीम किया है, बल्कि माइनॉरिटीज ने इस बात का इरादा किया कि हम तालिबान के साथ ज्यादा बेहतर अंदाज में काम कर सकते हैं। और उन्होंने अपनी शूरा के अंदर नॉर्दर्न अलायंस से लोगों को लिए, अहले तशी की नुमाइंदगी है उसके अंदर, इस्माइलियों की नुमाइंदगी है उसके अंदर। तो ये वो तालिबान नहीं है जिससे कि दुनिया खौफजदा थी पहले कि शायद ये कोई ऐसा काम कर देंगे। उस वक्त भी मैं समझता हूँ जितना पुरअमन अफगानिस्तान था शायद कभी भी ना रहा हो माजी के अंदर, लेकिन क्योंकि इस्लामी एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, अब उन्होंने नाम दिया उसका अमारात इस्लामी, तो वो इस्लाम के नाम से थोड़े से घबराते हैं जो मगरब के ममालिक हैं। लेकिन अब इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जब चीन ने उनको तस्लीम कर लिया तो ये एक बहुत बड़ी मार्का रही है, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को ना सिर्फ तस्लीम करना चाहिए बल्कि पाकिस्तान को तस्लीम करने के हवाले से गवर्नमेंट बैठी है, सलामती कौंसिल के इजलास भी हुआ, बहुत जल्द ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अशरफ गनी कहाँ गए, क्या वो भारत में? अशरफ गनी साहब वहाँ से तो जा चुके हैं, कहीं सेंट्रल एशिया में, ताजिकिस्तान में थे जो आखिरी खबर आई थी। अब वहाँ से वो या तो अमेरिका जाएंगे या तो वहाँ से तो इनकार हो गया ना, उन्होंने तो तरदीद कर दी है। हाँ, उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे नहीं रह सकते, उन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ पर है नहीं। अब मेरा ख्याल है उनके पास 2 ही जगह हैं, एक भारत है और एक अमेरिका है, जहाँ पर वो मेरा ख्याल है इवेंचुअली जाएंगे। तो आप अशरफ गनी साहब के बारे में राय क्या रखते हैं? सदर जब मुंतखब हुए थे उस वक्त एक बम धमाका भी हुआ था, तो उनका बयान ये था कि मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी पहनी, मैं यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ। अब काबुल पे तालिबान आए तो वो रफू चक्कर होगा। देखें, अशरफ गनी साहब शुरू से ही पाकिस्तान के, उनको महरूम मिन्नत होना चाहिए। जिससे पहले करजई साहब थे और अशरफ गनी साहब, उनका इक़्तिदार में आना पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी उनको कि यहाँ पर 35 लाख 30 लाख अफगान मुहाजिरीन ने उनको
फुल सपोर्ट किया, यानी कि सारे अपने वोट जो है उनके बक्सों में डाले थे और उसमें भी पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार था। उसके बाद उनके जो स्पोक्स पर्सन थे अब्दुल्ला, जो अब उनके साथ ही वहां से जा चुके हैं, उन्होंने, अशरफ गनी ने जितना हिंदुस्तान के कहने पर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, जितना पाकिस्तान को डैमेज करने की कोशिश की, जितना पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, मैं समझता हूँ इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और ये बड़ी शर्म की बात है कि पाकिस्तान ने इतना सपोर्ट किया अफगानिस्तान को, डायलॉग को, अशरफ गनी की हुकूमत को, यहाँ तक कि आज भी हमारे वजीर खारजा कह रहे थे कि वहाँ पर एक ब्रॉड बेस्ड हुकूमत होनी चाहिए। और आप देखेंगे आगे चलकर कि अशरफ गनी के अलावा जितने बाकी के लोग मौजूद हैं जो उनकी हुकूमत के भी साथ थे, वो तालिबान की हुकूमत में शरीक इक़्तिदार होंगे। आपने कहा जो अशरफ गनी के साथ थे वो तालिबान की हुकूमत में शरीक इक़्तिदार होंगे, तो क्या अफ़गान फ़ौज के जो अहम तरीन अफराद हैं या जो दीगर अफराद हैं जो बिल्कुल रज़ाकाना तौर पे पीछे हट गए, क्या आप देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में वो भी तालिबान की हुकूमत में शामिल होंगे, वो भी फ़ौज का हिस्सा होंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि वो ना सिर्फ हुकूमत में शामिल होंगे बल्कि अफगान नेशनल आर्मी जो अब बनेगी, मेरे ख्याल में उन्होंने जब आम माफ़ी का ऐलान किया है तो इसका मतलब है कि उन्होंने खुले दिल से सबको तस्लीम किया है और किसी को वहाँ फिक्र की जरूरत नहीं। जैसे साहब एक आखिरी सवाल, दाइश और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, काबुल में इनके अड्डे मौजूद हैं, इनके ज़रिए सुनने में आ रहा है कि भारत और CIA वहाँ पे खाना जंगी करवाने जा रहा है, तो क्या इनको भी कंट्रोल कर लिया जाएगा? देखें, जब अमेरिका नहीं खड़ा हो सका, 40 ममालिक की फौज नहीं खड़ी हो सकी, तो ये तो सारे नाम नेहाद दहशतगर्द थे जो कि अमेरिका की और भारत की और इजराइल की हिमा पे वहाँ पे काम कर रहे थे। तो इनकी तो अब कोई मेरे ख्याल में हैसियत ही नहीं है कि वहाँ पर वो तालिबान के मुकाबले में कुछ दहशतगर्दी वहाँ करवा सके। और अभी आप देखेंगे कि उन्होंने तालिबान ने बहुत जल्द ये ऐलान करना है कि किसी के पास सिवाय सिक्योरिटी फोर्सेस के वहाँ वेपन नहीं होंगे। हर किसी को अपने बुलेट्स, अपनी बंदूकें, अपनी क्लैशनिकोवें, अपने जो असला है वो जमा करवाना पड़ेगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि एक पुरअमन अफगानिस्तान माजी की तरह सामने आएगा। माजी की तरह एक पुरअमन अफगानिस्तान सामने आएगा जो खित्ते के लिए भी बेहतरी का बायस बन सकता है। बहुत शुक्रिया इजाज़ुल हक साहब इस हवाले से अपने के लिए। नाज़रीन, दिलार स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।